अब या फिर से वेट करना है? हुँ? मैम कीजिए स्टार्ट। ओके। असाइनमेंट सबने सबमिट किया है? एनीवन जिसने असाइनमेंट अभी सबमिट नहीं किया हो? यूनिट 5 का आज ये लास्ट टॉपिक है क्योंकि जो 2 टॉपिक्स थे वो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिया है। ये यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक है। और दूसरी बात जो री-रजिस्टर स्टूडेंट्स हैं, री-रजिस्टर स्टूडेंट्स जो है वो कंटिन्यू गूगल क्लासरूम पे टॉपिक्स देखेंगे। जिनको वहाँ पे अगर समझ-वमझ कुछ नहीं आएगा या कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। री-रजिस्टर स्टूडेंट्स के लिए उनको कंटिन्यू गूगल क्लासरूम पे जो भी पीडीएफ्स है वो रिसीव करनी है, उनको एक्नॉलेज करना है और अकॉर्डिंगली मुझे इन्फॉर्म करते रहना है। जिस भी टॉपिक में उनको प्रॉब्लम हो कोई या कोई समझ ना आया तो मैं उनको रिपीट करूँगी। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ एलटी स्विच गियर। First of all, LT means low tension. लो टेंशन स्विच गियर। देखिए जो स्विच गियर है ये जनरल टर्म है जिसको हम जिसमें हम ये बताते हैं कि जब भी हम डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट करके एक सर्किट की जो है उसको प्रोटेक्ट करते हैं दैट प्रेजेंट्स द स्विच गियर। स्विच गियर बेसिकली रिप्रेजेंट्स दोज कंपोनेंट्स which plays an important role for the an electrical circuit. मैं आपको ऐसे समझाऊंगी। सी हियर। फॉर एग्जाम्पल ये सोर्स है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल पावर हम सप्लाई कर रहे हैं और ये लोड है बेटा, ठीक है। अब यहाँ से सोर्स से पावर फ्लो होता है ऑब्वियसली सोर्स में हम क्या बताते हैं हमारा क्या होता है वोल्टेज इनटू करंट, यही है ना, ठीक है। इन केस कभी-कभी हम कहते हैं फॉल्ट कंडीशन होती है। एक्चुअली होता क्या है बेटा जो ये करंट है इसकी रेटिंग जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो उस केस में अगर करंट की रेटिंग बढ़ गई तो यहाँ पे जो लोड है उसमें जो करंट है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट उससे ज़्यादा होगी। तो रीज़न क्या होगा जो लोड है ये डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस यूज़ करने पड़ते हैं। प्रोटेक्टिव डिवाइसेस यूज़ करने पड़ते हैं। वो प्रोटेक्टिव डिवाइस क्या करते हैं अंडर अंडर एब्नॉर्मल कंडीशन और अंडर फॉल्ट कंडीशन जो ये प्रोटेक्टिव डिवाइस है, ये प्रोटेक्टिव डिवाइस इस लोड को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। मीन्स इस लोड को डैमेज होने से बचाते हैं, सिंपल। और उन्हीं कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस को हम कहते हैं स्विच गियर, ठीक है। जो हम प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज करते हैं फॉर आइसोलेशन ऑफ लोड, फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द लोड सर्किट, ओके, these protective devices are known as switch gear। अब इन जो हम प्रोटेक्टिव डिवाइसेस डिस्कस करते हैं कि जो लोड आइसोलेट करते हैं इस सर्किट से, या बता सकते हो कि जो लोड को प्रोटेक्ट करते हैं डैमेज होने से, वो प्रोटेक्टिव डिवाइस कौन-कौन से हैं, ठीक है। आपने नाम सुना होगा, फर्स्ट वन इज फ्यूज एंड सेकंड वन इज सर्किट ब्रेकर। इन्हीं फ्यूज और सर्किट ब्रेकर को हम कहते हैं प्रोटेक्टिव डिवाइसेस और इस पूरी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं स्विच गियर। मतलब मैंने यहाँ पे सोर्स यूज किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने लोड कनेक्ट किया। अब इसके बिटवीन में एक प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज करूंगी, फ्यूज होगा या सर्किट ब्रेकर होगा। बेटा जब ये प्रोटेक्टिव डिवाइस अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, ओके, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ दिस प्रोटेक्टिव डिवाइस वी कॉल दिस एज स्विच गियर। तो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस में दो है जो कंपोनेंट्स हमें डिस्कस कर रहे हैं, एक है स्विच ये फ्यूज और दूसरा है सर्किट ब्रेकर।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फ्यूज डिस्कस करना है, ठीक है। अगेन फ्यूज है ये सिंपलेस्ट और एक तो ये सिंपल है और ये सस्ता है प्रोटेक्टिव डिवाइस, ठीक है, जो क्या करता है, जो लोड को आइसोलेट करता है किससे, रिमेनिंग सर्किट से। सी है, ये हमारा सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिसका काम है पावर देना या करंट फ्लो करवाना, और ये बेटा हमारा क्या है, ये लोड है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये जो लोड है इसकी जो रेटेड करंट है मान लीजिए 10 एम्पियर करंट है, ठीक है, ये 10 एम्पियर करंट तक बियर कर सकता है, और जो सोर्स है अकॉर्डिंगली यहाँ से जो पावर फ्लो हो रहा है ये भी जो है वो 10 एम्पियर की करंट तक हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब अचानक से क्या हुआ, इस 10 एम्पियर करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, ठीक है, उसको हम कहते हैं फॉल्ट कंडीशन, राइट। अब इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया, मान लीजिए 10 के बदले यहाँ पे जो है मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 15 एम्पियर इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ। लेकिन बेटा आपको पता है कि जो लोड है ये कितनी करंट बियर कर सकता है, मैक्सिमम 10 एम्पियर करंट ये बियर कर सकता है। सो व्हाट विल हैपन, अगर यहाँ से 15 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, तो यहाँ बीच में अगर हम कोई भी प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज नहीं करेंगे तो ये 15 एम्पियर करंट इस लोड को डैमेज करेगी, ये लोड जो है ये डैमेज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैंने यहाँ पे फ्यूज यूज किया, मैंने क्या यूज किया, मैंने फ्यूज यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है, जो मेरा इलेक्ट्रिकल सर्किट है सोर्स और जो मेरा लोड वाला सर्किट है इसके बिटवीन अगर मैंने एक प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज किया, ठीक है, तो बेटा क्या हो जाएगा, अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन मीन्स 10 एम्पियर करंट इसमें फ्लो होती है इस वायर में, जो फ्यूज है ये भी इजली से 10 एम्पियर करंट को एलो करेगा और लोड को प्रोवाइड करेगा, ठीक। अब अगर यहाँ पे अब 10 एम्पियर के बदले 15 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो फ्यूज में अंदर इसकी वायर होती है जिसका नाम है फ्यूज वायर, ठीक है बेटा। वंस 15 एम्पियर करंट सोर्स से सप्लाई हुई, जो ही ये इस फ्यूज से पास हो रही थी तो उसी टाइम पे जो फ्यूज वायर है उसने देखा कि पहले तो 10 एम्पियर करंट आ रही थी और फंक्शन हो रहा था इजली से, अब 10 के 15 जब बदले जब 15 एम्पियर करंट फ्लो होगी, व्हाट विल हैपन, जो ये बेटा फ्यूज वायर होती है इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ये क्या होगी, ये मेल्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो इसकी फ्यूज वायर है अगर वो मेल्ट हो गई, मेल्ट मीन्स यहाँ पे वो बर्न हो जाएगी वो फ्यूज वायर, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, आप खुद ही देखिए, अगर यहाँ पे फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, तो यहाँ पे डिस्कनेक्टिविटी हो जाएगी, मतलब यहाँ पे ऐसे सीन हो जाएगा अंदर फ्यूज में। तो अब आप ऑटोमेटिकली देखिए क्या लोड को कोई करंट अब जाएगी, नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि फ्यूज ने क्या किया, फ्यूज ने जब देखा 15 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, तो ये जब 15 एम्पियर करंट इस फ्यूज वायर में फ्लो हुई तो यहाँ पे इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुई जिसकी वजह से ये फ्यूज वायर ही मेल्ट हो गई। जब फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगी तो ऑब्वियसली सर्किट ओपन हो जाएगा, देयर इज ब्रेक, ओके। जब सर्किट ओपन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली लोड क्या हुआ, लोड प्रोटेक्ट रहेगा, लोड जो है वो डैमेज होने से बचेगा। दिस कंपोनेंट इज नोन एज फ्यूज। क्योंकि जो हम फ्यूज यूज करते हैं ना बेटा, इसकी रेटिंग हम अकॉर्डिंगली स्पेसिफाई करते हैं, क्या हम इसको 10 एम्पियर करंट तक यूज करना है, क्या इस फ्यूज की रेटिंग 10 एम्पियर है, ठीक है, क्या इस फ्यूज की रेटिंग 15 एम्पियर है, सॉरी 16 एम्पियर है, या 32 एम्पियर या 6 एम्पियर, अकॉर्डिंगली हम देखते हैं, हम उसी के हिसाब से यहाँ पे फ्यूज यूज करते हैं। अगर इस फ्यूज की रेटिंग है 10 एम्पियर, ठीक है, तो एट मैक्सिमम ये 10 एम्पियर करंट को इजली से एलो करेगा और लोड को देगा, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पे हम फ्यूज वायर यूज करते हैं ना बेटा, वो सिल्वर की होती है अंदर से फ्यूज एलिमेंट, तो अकॉर्डिंगली
उसका क्रॉस सेक्शनल हम सेट करते हैं, उसका क्रॉस सेक्शनल हम डिजाइन करते हैं सो दैट ये 10 एम्पियर करंट तक क्या कर जाएगा, बियर करेगा। अगर अब 10 के बदले 15 एम्पियर करंट फ्लो होगी इसी फ्यूज वायर में, व्हाट विल हैपन? ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है तो यहाँ पे इतनी हीट डिसिपेट हो जाएगी जिसकी वजह से वो वायर ही मेल्ट हो जाएगी, वो पिघल जाएगी। ऑब्वियसली जब वो मेल्ट हो जाएगी तो वहां पे फिर कोई भी कंटिन्यूटी करंट की नहीं रहती है। ठीक है, वो सर्किट को आइसोलेट करता है। तो अकॉर्डिंगली क्या मैं बता सकती हूँ जो फ्यूज है ये एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस है जो यूज होता है फॉर इंटरप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। यहाँ बताओगे विच इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ लोड सर्किट फ्रॉम दिस मेन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये फ्यूज की जो है वो बेसिक डेफिनेशन है, राइट। का वो आप देखोगे वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ऑपरेट होता है। मैंने इनिशियली आपको बताया वंस 10 एम्पियर जब करंट फ्लो हुई तो फ्यूज ने इजिली से एलोक किया उस 10 एम्पियर करंट को टुवर्ड्स द लोड। फिर उसके बाद मैंने कहा वंस 15 एम्पियर जब करंट फ्लो हुई तो उसकी वजह से जो फ्यूज एलिमेंट है वो क्या हुआ, वो मेल्ट हुआ। तो ये अगर आप देखोगे इसके पीछे जो रीजन है दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, सी है उसमें हम देखते हैं जो हीट प्रोड्यूस हुई और जो हीट डिसिपेट हुई क्या वो इक्वल प्रोपोर्शन में होती है। मान लीजिए जब 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही थी ना, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये फ्यूज है, ये लोड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिलामेंट यूज किया है। ठीक है बेटा, जब भी इनिशियली मान लीजिए जब 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही थी ना, तो जब करंट यहाँ पे फ्लो मतलब पास हो रही थी तो ऑब्वियसली इसके अराउंड सराउंडिंग में क्या होती थी, हीट प्रोड्यूस होती है। आप देखोगे जब भी किसी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होगी वो कंडक्टर हीट अप होता है ना। सेम केस यहाँ पे जब 10 एम्पियर करंट फ्लो हुई थी ना, यहाँ पे भी हीट प्रोड्यूस होती थी, लेकिन जितनी हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होती थी ना उतने ही अमाउंट में वो क्या होती थी, वो डिसिपेट होती थी, राइट। लेकिन जब 10 के बदले जब 15 एम्पियर करंट यहाँ पे फ्लो हुई तो जिस अमाउंट से हीट प्रोड्यूस होती थी ना बेटा, उस अमाउंट से हीट जो है वो डिसिपेट नहीं होने लगी। तो इसका मतलब वहां पे क्या हुआ, टेम्परेचर राइज होने लगा। मतलब जिस रेट से हीट जनरेट होती थी उसी रेट से वो डिसिपेट नहीं हुई। तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली मतलब नेट में वहां पे टेम्परेचर राइज हो जाएगा। जब टेम्परेचर राइज हो जाएगा ये वाला एलिमेंट जो है वो मेल्ट हो जाएगा और इस वजह से क्या होगा, जो लोड सर्किट है बेटा, ये मैं बता रही थी जो ये फ्यूज है इट वर्क्स ऑन द दिस इज द एक्शन ऑफ फ्यूज इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम क्या कहते हैं कि जिस अमाउंट में हीट जनरेट होती है उसी अमाउंट में हीट जो है वो डिसिपेट होनी चाहिए सो दैट इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन रहेगा। 10 एम्पियर के केस में ऑब्वियसली हीट जो है वो जनरेट होती थी, लेकिन अकॉर्डिंगली जिस रेट से मतलब जिस रफ्तार से हीट जनरेट होती थी उसी रफ्तार से हीट जो है वो इन्वायरमेंट में डिसिपेट होती थी सो दैट नेट इफेक्ट यहाँ पे क्या होता था, जो यहाँ पे टेम्परेचर राइज था दैट वाज बियरेबल। ठीक है, वो विद इन लिमिट्स था। लेकिन क्या हो गया जब 10 के बदले 15 एम्पियर करंट फ्लो हुई, ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ बेटा, जिस रेट में हीट डिसिपेट हो जिस रेट में हीट यहाँ पे जनरेट हुई ना, तो उस रेट में हीट जो है वो डिसिपेट नहीं होने लगी। मतलब जो हीट ऑफ जनरेशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू हीट ऑफ डिसिपेशन। तो आप मुझे खुद ही बताइए अगर जनरेशन ज्यादा है डिसिपेशन कम है सो व्हाट विल बी द नेट रिजल्ट। नेट रिजल्ट यही होगा, देयर विल बी एक्सेसिव टेम्परेचर राइज। ठीक है, तो जब भी एक्सेसिव टेम्परेचर राइज होगा तो उसका जो इफेक्ट है वो क्या है, वो इस वाली वायर को मेल्ट करेगा। ठीक है, और उसकी वजह से क्या है ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्रेक आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो लोड है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा कहाँ से, सप्लाई से।
तो इसीलिए मैंने आपको कहा था जितने भी ये स्विच गियर है, जितने भी ये प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं, these are used for isolating the load, okay, for security of the load, okay, as well as for protection purpose of whole circuit, right? और यहाँ पे लिख के है ना LT मीन्स लो टेंशन, ठीक है? लो टेंशन मीन्स ये बेटा बेसिकली हम ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज क्लासिफाई करते हैं हाई टेंशन और लो टेंशन का। लो टेंशन वो रेंज है वोल्टेजेस की जहाँ पे हम देखेंगे लेस देन 1 किलो वोल्ट्स जितने भी वोल्टेजेस है, जहाँ पे आपका वोल्टेजेस का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 किलो वोल्ट आएगा या लेस देन 1000 वोल्ट आएगा, वो जो होंगे वोल्टेजेस वो किस कैटेगरी में आएंगे? लो टेंशन में, ठीक है? लो टेंशन वो सिस्टम्स है जहाँ पे आपको वोल्टेजेस का मैग्नीट्यूड मिलेगा लेस देन 1000 वोल्ट। और जो ग्राफ सामने आपको दिख रहा है ये इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या है? अब बेटा ये हमें देखना है कि जो फ्यूज है ना, ये किस टाइम पे जो है वो ब्लो होता है, ठीक है? मीन्स ये किस टाइम पे जो है सर्किट को आइसोलेट करता है और कब करता है। ऑब्वियसली दैट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज, ठीक है? अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज है 15 एम्पियर, जो फ्यूज है ये बहुत जल्दी ब्लो हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को आइसोलेट करेगा। अकॉर्डिंगली अगर 12 एम्पियर होगी करंट, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा मेल्ट होने में। ये जो ग्राफ है वो यही दिखा रहा है कि जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा करंट का, उतना ही जल्दी जो है फ्यूज वो क्या करेगा? सर्किट को आइसोलेट करेगा। दैट इज व्हाई दिस इज द इनवर्स टाइम, दिस रिलेशन इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे यही रिप्रेजेंट करता है कि अगर जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा करंट का, उतना ही जल्दी जो है वो फ्यूज ब्लो होगा। या आप ऐसे भी बता सकते हो, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा करंट का, उतना कम टाइम लगेगा फ्यूज को इस सर्किट को डिस्कनेक्ट करने में। ये सिंपल फ्यूज की डेफिनेशन थी, ठीक है? ये कैसे वर्क करता है, और दूसरा कि इसका जो टाइम जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताया, इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बेटा यही रिप्रेजेंट करता है जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा करंट का, उतना कम टाइम लगेगा फ्यूज को ब्लो होने में। अब एक क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूज, ठीक है? टाइप्स ऑफ फ्यूज। तो पहला अगर देखोगे ना, जो अर्लीस्ट प्रोटेक्टिव सिस्टम है, जो प्रोटेक्टिव डिवाइस है फर्स्ट, दैट इज रिवायरेबल आर किटकैट टाइप फ्यूज। बेटा फ्यूज की जो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस है, पहली जो क्लासिफिकेशन है दैट इज रिवायरेबल और किटकैट टाइप फ्यूज। ये पहले यूज होता था डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में, या जहाँ पे मेन स्विच होता है घर का, वहां पे जो अब तो एमसीबीज यूज करते हैं हम, लेकिन पहले जो है, पहले लोग क्या करते थे, वो यही फ्यूज यूज करते थे। अब इस फ्यूज में एक्चुअली होता क्या है, जो ये है दिस किटकैट टाइप फ्यूज, इसमें आप देखोगे इसमें बेसिकली दो ये होते हैं कंपोनेंट्स ही है। जो ये वाला है ना, ये वाला फिक्स्ड है, राइट? मतलब मान लीजिए कोई वॉल है, वॉल की ओर हमने जो है वो फिक्स किया है ये वाला, ठीक है? अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या होता है, ऐसे दो टर्मिनल ऐसे होंगे होल्स, ठीक है? यहाँ से जो ये होता है ना, ये मतलब नेक्ड होता है। नेक्ड इन द सेंस कि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे दो मेटालिक कॉन्टैक्ट ये होते हैं होल्स जैसे, यहाँ पे भी दो होल्स होते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, ये जो दो है ये होता है सप्लाई के, मतलब जो इनपुट आ रहा है, ठीक है? और ये जो होता है, ये दो पॉइंट्स ये होते हैं लोड की ओर, ठीक है? अब जो आपको ये दिख रहा है, ये दो जो ये वाला केस है, ये क्या हम जिस पूरे को हम कहते हैं फ्यूज कैरियर, एक्चुअली यहाँ पे जो ये पोर्शन और ये पोर्शन बेटा आपको दिख रहा है ना, ये वही फ्यूज एलिमेंट है। जो आपको ये दिख रहा है ना, ये फ्यूज एलिमेंट है। अभी जो मैंने कहा कि जो चीज क्या होता है, जो मेल्ट होता है, राइट? तो
उस केस में हम क्या करते हैं, मतलब पहले में क्या करते थे, जो ये वाला पोर्शन है इसको वॉल की तरफ फिक्स करते थे, फिर जो ये वाला है मोइंग वाला, इसको उठा के इसके ऊपर जो है वो रखते थे हम। तो इट मीन्स दैट जो ये वाला फ्यूज़ एलिमेंट है, ये इन होल्स में आ जाएगा और जो नीचे वाला फ्यूज़ एलिमेंट है, ये जो है इन 2 होल्स में कॉन्टैक्ट हो जाएगा। तो उस वजह से ये जो पूरा सर्किट है, फिर ये क्लोज़ होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसको हम कहते हैं सेमी एनक्लोज्ड। सेमी एनक्लोज्ड मीन्स यहाँ पे बेटा आप देखो, दिस फ्यूज़ इज़ एक्सपोज्ड टू एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये फ्यूज़ एलिमेंट्स है, ये टोटली एनक्लोज्ड नहीं है, ठीक है? इनको हम जब निकालते हैं, फिर इसको बंद इसके ऊपर अटैच करते हैं, तो ऑब्वियसली दिस फ्यूज़ एलिमेंट इज़ एक्सपोज्ड टू एनवायरनमेंट, राइट? तो उसकी वजह से यहाँ पे अगर आप देखोगे दूसरी बात, इन केस जब फॉल्ट आएगा ना, जब फॉल्ट आया, तो जो ये वाले फ्यूज़ एलिमेंट्स है, ये मेल्ट होते हैं, राइट? अब जब ये मेल्ट हुए तो वहाँ पे एक्चुअली क्या होती है, आग प्रोड्यूस होती है, ठीक है? जब भी कोई चीज़ मेल्ट होती है, तो वहाँ पे आग प्रोड्यूस होती है। जो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन है ना, इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में अगर आग प्रोड्यूस हुई ना, तो हम उसको आग को क्विंच नहीं कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है, जिसके थ्रू हम उस आग को ख़त्म कर सकेंगे। तो उसकी वजह से जो है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि अब हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज़ करते हैं? इस टाइप ऑफ फ्यूज़ेज़ में अगर फॉल्ट आया, ये जो फ्यूज़ एलिमेंट्स हैं, ये क्या हो जाएँगे? ये मेल्ट हो जाएँगे, लेकिन मेल्टिंग के टाइम ही वहाँ पे आग प्रोड्यूस होती है। तो इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि हम आग को यहाँ पे स्टॉप कर पाएँगे, ठीक है? ये बहुत पहला मतलब जो फर्स्ट प्रोटेक्टिव डिवाइस है ना, वो यही है, रिवायरेबल फ्यूज़ और किट-कैट टाइप फ्यूज़, ठीक है? और ये सेमी एनक्लोज़्ड है, आप खुद ही देखो, एक पार्ट हम इसको वॉल की तरह फिक्स करते हैं, ठीक है? तो जो इसके वो अंदर वाले कॉन्टैक्ट्स है, जो ये होल्स है, दीज़ आर एक्सपोज्ड टू एनवायरनमेंट। फिर उसके बाद हम दूसरा वाला इसका उठाते हैं, मूवेबल वाला, वो इसके ऊपर हम जो है वो फिक्स करते हैं। इस तरह से हम सर्किट जो है वो क्लोज़ करते हैं। बस इसका जो एक ही डिसएडवांटेज है बेटा, वो ये है कि इसमें हम आग को स्टॉप नहीं कर सकते हैं, राइट? ये पहला जो है, हाँ, और जो दूसरा ये आपने देखा होगा, जो इसकी बेस है, ये पोर्सिलेन की बनी हुई है, ठीक है? ये इंसुलेटिंग मटीरियल है पोर्सिलेन, राइट? उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, जो दूसरी क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ कार्ट्रिज टाइप फ्यूज़, ठीक है? अब यहाँ पे बेटा आप देखो, जो मेन बेसिक है डिफरेंस यहाँ पे कार्ट्रिज टाइप ऑफ फ्यूज़ में, जो आपको यहाँ पे फ्यूज़ एलिमेंट दिखेगा ना, वो यहाँ पे पूरा बंद होगा। वो मतलब दैट विल बी फुली एनक्लोज्ड, राइट? क्यों उसके बाहर से एक मतलब हमें बॉडी रखनी है। अगर आपको सिंपली अभी याद होगा, जो सिंपल फ्यूज़ अभी हम देखते हैं, सी हियर, आपने ये फ्यूज़ देखा होगा, ये जो है ये ग्लास फाइबर का बना हुआ है और इसके अंदर जो है एक छोटी-सी पतली-सी वायर होती है। ठीक है? ये इसके मेटल कॉन्टैक्ट से साइड में जो वो मेटालिक शेप दिखता है, ठीक है? उसके अंदर से जो छोटी-सी वो थिन वायर दिखती है और बाहर से वो ग्लास बॉडी होती है उसकी, ठीक है? कहीं-कहीं में वो मतलब वही ना ट्रांसपेरेंट फिब्रिलस ग्लास होता है और कहीं-कहीं फ्यूज़ेज़ में क्या होता है, बाहर से पूरा ओपेक होता है, वो पोर्सिलेन का बना हुआ होता है। तो इस टाइप्स ऑफ फ्यूज़ेज़ को हम कहते हैं कार्ट्रिज फ्यूज़। कार्ट्रिज फ्यूज़ मीन्स यहाँ पे आप देखोगे, जो हमारा फ्यूज़ एलिमेंट है, that is totally enclosed, okay? That is totally enclosed in a cylindrical tubular insulating body. और दूसरी बात, इसमें इस जो अब हमने फ्यूज़ बनाया, हमने इसको अंदर से जो पतला वाला जो भी मैंने फ्यूज़ एलिमेंट का है वो रखा है, ठीक है? थिन वायर हमने रखी है, इस थिन वायर को हमने एक कंटेनर में रखा है, एनक्लोज़ किया है, ठीक है? और जो ये बाहर सिलिंड्रिकल वाला वो कंटेनर है, या तो वो ग्लास का बना हुआ होता है या वो पोर्सिलेन का बना हुआ होता है, ठीक है बेटा? अब जब मैंने इस थिन वायर को इस सिलिंड्रिकल शेप में रखा, तो जो इसके सराउंडिंग में जो मीडियम होता है, अब जो स्पेस है, उस स्पेस को हम किससे फिल करते हैं? हम इसको
या तो आप देखोगे सोडियम कार्बोनेट से फिल करते हैं या हम इसको करते हैं कॉटेज मटेरियल से, ठीक है? यहाँ बता सकते हो कि जो प्लास्टर होता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो मटेरियल, वो बेसिकली सोडियम सल्फेट होता है, Na2SO4। तो वही मटेरियल जो है हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे इसने कहा हम सैंड भी यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है Na2SO4 दैट इज़ प्लास्टर, ठीक है? वो हम यूज़ कर सकते हैं या क्वार्ट्ज मटेरियल यूज़ कर सकते हैं इस मीडियम में। अब उससे बेटा क्या होगा, ठीक है? वन्स अगर यहाँ पे 15 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही थी ना, तो आपने देखा जब 15 एम्पीयर करंट फ्लो हुई तो ये वाली जो वायर है, ये मेल्ट हो गई, ठीक है? अब जब मेल्ट हो गई यहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे आग प्रोड्यूस होगी, राइट? तो जो ये हमने मीडियम में यहाँ पे जो भी बेटा मटेरियल रखा ना, वो इस आग को जो है वो क्या करते हैं, उसको एक्सटिंग्विश करते हैं। वो इस आग को डेवलप होने नहीं देते हैं। जो ही ये आग मतलब स्टार्ट होती है ना कि आग डेवलप हो जाएगी, जो ये मटेरियल है ये उसको क्या करता है, इसको ही स्टॉप करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमें ये प्रोविज़न मिला कि इस टाइप की जो ये कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे आग क्वेंचिंग के लिए हमें प्रोविज़न है। यहाँ पे हमें आग जो है वो डेवलप नहीं होती है। जो ही कोशिश होती है कि अब आग डेवलप होने की, जो ये मटेरियल है ये इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आग जो है वो डेवलप ही नहीं होती है। दिस इज़ द मेन बेसिक डिफरेंस, ठीक है? अब यहाँ पे सी हियर जो इसकी रेटिंग है यहाँ पे जो कॉटेज टाइप ऑफ फ्यूज़ेज़ है जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये 600 या 800 एम्पीयर तक आप यूज़ कर सकते हो। उन सर्किट्स में आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे जो है वो करंट लिमिट कितनी है, 800 एम्पीयर है। दूसरा जो है दैट इज़ हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़। ये जो बेटा है ये भी कार्ट्रिज टाइप फ्यूज़ ही है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो इसका मटेरियल है वो इससे सुपीरियर है, ठीक है? इस पे जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे वहाँ पे मैंने कहा था हम पोर्सिलीन यूज़ करते हैं, या हम यहाँ पे क्या करते हैं, वही फाइब्रस ग्लास यूज़ करते हैं। लेकिन जो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में जो हम मटेरियल करते हैं यूज़, ठीक है? वो उसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो क्यों हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे आप देखोगे हम स्टेटाइट का यूज़ करते हैं। ये भी एक ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल है। इस इंसुलेटिंग मटेरियल की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो अच्छी है। थर्मल स्टेबिलिटी मीन्स जो ये वाले फ्यूज़ेज़ है बेटा, ये बहुत ज़्यादा करंट को बियर कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ये 16,000 एम्पीयर से 3,000 एम्पीयर तक करंट को क्या कर सकते हैं, 30,000 एम्पीयर तक करंट को बियर कर सकते हैं। जो ये वाले फ्यूज़ेज़ है, ये 800 एम्पीयर करंट तक जो है वो बियर कर सकते हैं, ठीक है? ये वाले जो है, ये लार्ज करंट रेटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपको ज़्यादा करंट जो है वो टॉलरेट करनी है सर्किट में, ठीक है? अगर आपको देखना है कि सर्किट हमारा स्मूथली फंक्शन करे हाई करंट पे, राइट? तो उस केस में आपको फ्यूज़ भी वैसा ही प्रोवाइड करना है कि जो उतनी अमाउंट ऑफ करंट को बियर कर सकेगा, अदरवाइज़ वो मेल्ट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हमें मटेरियल भी वैसा ही प्रोवाइड करना है ना? तो इसलिए मैंने कहा कि इसमें जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं स्टेटाइट, जो इसका है एक्सटर्नल जो हम बेस यूज़ करते हैं, ठीक है? उसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो अच्छी है। थर्मल स्टेबिलिटी मीन्स वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट को जो है वो बियर कर सकेगा। और दूसरा यहाँ पे जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं उसी आग को ख़त्म करने के लिए, ठीक है? आप वही यूज़ कर सकते हो, और इन एडिशन टू दैट वी कैन आल्सो यूज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है? जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो ही फ्यूज़ वायर मेल्ट होगी, तो उसके बाद जब फ्यूज़ वायर मेल्ट होगी ना, जो इसका सराउंडिंग मीडियम है, इसमें क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है? तो ड्यूरिंग मेल्टिंग जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है? वो यहाँ पे क्या करता है, वो हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है? अब हाई रेजिस्टेंस जब प्रोवाइड करेगा तो उसकी वजह से जो आर्क है, वो क्या हो जाएगी, वो प्रोड्यूस ही नहीं होगी। ये है एचआरसी फ्यूज़।
एचआरसी फ्यूज इसी का जो एक्सटेंशन है कार्ट्रिज टाइप फ्यूज का। अब डिफरेंस क्या है बेटा यहाँ पे, ये हम हाई करंट रेटिंग में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर फ्यूज। देखिए इनका नाम से जो है वो ये होता है कि जो ये सेमीकंडक्टर फ्यूज है बेटा, ये हम पावर इलेक्ट्रॉन सॉरी ये हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, जैसे हमारा थायरिस्टर है एससीआर, ठीक है, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो अगर उस वेट सेमीकंडक्टर फ्यूज है, ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में यूज करते हैं। ये भी किसकी है, ये भी इस हाई रप्चरिंग कैपेसिटी जो फ्यूज है उसकी, ये भी हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज की ही टाइप है जो सेमीकंडक्टर फ्यूज है, बट दीज आर एक्चुअली फास्ट एक्टिंग फ्यूजेस। और ये हम यूज करते हैं कहाँ, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। ये फ्यूज हम यूज करते हैं कहाँ पे, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने में। अब ये सेमीकंडक्टर डिवाइस आपको ऐसे समझ आएगा जैसे ट्रांजिस्टर है जिसको ना हम बीजेटी कहते हैं, और यही थायरिस्टर, ठीक है। तो जब हमें उनको प्रोटेक्ट करना होगा, थायरिस्टर को, बीजेटी को, डायोड को, तो वहां पे भी ओब्वियसली हमें फ्यूज लगाना है, ठीक है। तो वो जो हम फ्यूज वहां पे यूज करते हैं दैट इज सेमीकंडक्टर फ्यूज, और उसकी जो करंट रेटिंग होती है वो 100 एम्पियर होती है। अब जो दूसरा कंपोनेंट है प्रोटेक्टिव डिवाइस, पहला फ्यूज था, ठीक है। लेकिन बेटा फ्यूज की एक डिसएडवांटेज है जो मैंने आपको नहीं बताई। वंस अगर इसमें फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगी, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें उस टाइम पे उसी फ्यूज को निकाल के उसको रिप्लेस करना है ना वायर को। तो लेकिन जितना वो टाइम लगेगा उसको रिप्लेस करने में, उतने टाइम के लिए जो हमारी सप्लाई है वो इंटरप्ट हो जाती है। इंटरप्ट मींस उस टाइम तक जो है सप्लाई कस्टमर्स को, जो कंज्यूमर्स हैं उनको नहीं मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने हमारा जो फ्यूज था वो क्या हुआ, मान लीजिए ये सोर्स है, ये फ्यूज है, ये लोड है, ठीक है बेटा। अब ये क्या हुआ, मेल्ट हुआ ना, इसको हमने क्या लिया, निकाला, हमने इसको रिपेयर किया, ठीक है। तो बेटा जितना टाइम वो रिपेयर करने में लगेगा ना, उतना टाइम जो है यहाँ पे देयर इज द इंटरप्शन ऑफ सप्लाई। जो भी कंज्यूमर होगा यहाँ पे, उनको उतने मिनट तक वेट करना पड़ेगा जब तक आप इस फ्यूज को रिप्लेस करोगे या इसको फिर से यहाँ पे यूज करोगे। तो ये फ्यूज का जो है वो मेन डिसएडवांटेज है कि देयर इज द इंटरप्शन ऑफ पावर सप्लाई टू द कंज्यूमर्स, ठीक है। अब उसी चीज को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे आप देखोगे, सी हियर, सर्किट ब्रेकर्स आते हैं। जो ये सर्किट ब्रेकर्स है ना, ये भी प्रोटेक्टिव डिवाइस है, ठीक है। ये भी हमारे लोड को, हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, इसी ओवरलोड से या शॉर्ट सर्किट करंट से। लेकिन इनका एक है कि ये ऑटोमेटिक है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक है। आप देखोगे घर पे अक्सर क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा, जब भी आपको हमें लगता है कि हमने लोड ज्यादा यूज किया, तो ओवरलोड हो गया, जो एमसीबीज है वो ट्रिप हो जाते हैं, है ना। फिर इंसान देख के उसको ये करके हम उसको फिर से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लाते हैं। ऐसा नहीं ना है कि वो मतलब ये जो है वो डैमेज हो गया फिर हमें उसको रिपेयर करना है, वो सब करना है, ठीक है। वैसा यूजुअली नहीं होता है। हम जो हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि किस वाले फेज में कितना ओवरलोड है, हम जाके उसको करते हैं, तो है ना, इट इज बेसिकली ऑटोमेटिक। वंस पता चला कि ओवरलोड हो गया, सिग्नल मिल गया, ट्रिप हुआ, हम फिर उसी को जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लाते हैं। लेकिन फ्यूज के केस में ऐसा नहीं है। फ्यूज के केस में हो गया डैमेज तो हमें उसको रिपेयर करना ही करना है, ठीक है बेटा। मिनिएचर मींस, क्योंकि हमारे पास जो ब्रॉड टर्म है दैट इज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। जो हम, अगर डिस्कनेक्ट हुआ तो आप प्लीज फिर से कनेक्ट कीजिएगा। हमारे पास एक जो ब्रॉड टर्म है दैट इज सर्किट ब्रेकर, जो हम हाई पावर एप्लीकेशंस में यूज कर, जहां पे मेरा करंट जो एम्पियर्स में होती है, तो वहां पे
प्रोटेक्शन के लिए हम सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने आपको कहा कि हम एलटी पढ़ते हैं, ठीक है। तो एलटी के केस में यहाँ पे जो करंट का रेंज है वो आपने अभी देखा 100 एम्पियर हो सकता है, 800 या 1000 एम्पियर के रेंज में हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में जो लो पावर रेटिंग के केस में हम जो डिवाइस यूज करते हैं दैट इज नोन एज मिनिएचर, ठीक है। मतलब ये इस सर्किट ब्रेकर से ही हमने इसका जो है वो इसका नाम जो है वो डिराइव किया है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मींस जो हम इसको लो पावर एप्लीकेशंस में यूज करते हैं स्पेशली इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। हाउस होल्ड वायरिंग में हम इस प्रोटेक्टिव डिवाइस को यूज करते हैं। जो ये प्रोटेक्टिव डिवाइस है ये हमें जो है हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट ओवर करंट्स एंड शॉर्ट सर्किट करंट्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओवरलोड प्रोटेक्शन मींस ओवर करंट प्रोटेक्शन और दूसरी है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। अब ये जो दो प्रोटेक्शंस है ना, बेसिकली देखिए, अगर मान लीजिए रेटेड करंट हमारी कितनी है 10 एम्पियर, ठीक है। जब सर्किट में 10 एम्पियर के बदले 15 एम्पियर करंट फ्लो होगी ना, तो इस चीज को हम कहेंगे ओवरलोड। मींस जो हमारा एग्जैक्ट रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड था उससे जो है ज्यादा करंट जो है वो फ्लो हुई, दैट इज नोन एज ओवरलोड, आज जिसको हम कहते हैं ओवरलोड करंट, ठीक है। लेकिन बेटा अगर हमारी जो करंट 10 एम्पियर रेटेड करंट है, अगर इसका 10 टाइम्स करंट इंक्रीज हुआ, आप खुद ही देखिए वो कितने एम्पियर्स बन रहा है, वो 100 एम्पियर्स बन रहा है। तो इस कंडीशन को हम बताएंगे शॉर्ट सर्किट करंट। मींस जब सर्किट में करंट इंक्रीज हो जाएगी 10 टाइम्स या मोर देन 10 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट, तो उस केस में उस कंडीशन को हम बताएंगे शॉर्ट सर्किट कंडीशन। आप खुद ही देखिए 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है जबकि इसकी लिमिट सिर्फ 10 एम्पियर थी, तो कितनी एक्सेसिव करंट जो है वो फ्लो हो रही है, दैट कंडीशन इज नोन एज शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो ओवरलोड है सिंपली अगर 10 एम्पियर है, 15 एम्पियर जब फ्लो होगी या 20 एम्पियर करंट फ्लो होगी, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ओवरलोड। और जो ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है एमसीबी जो हमारे घरों में इंस्टॉल हुआ है, ये दोनों प्रोटेक्शंस जो है वो प्रोवाइड करता है, ओवरलोड भी और शॉर्ट सर्किट भी, ठीक है। ये इसका एक्चुअल में जो पूरा जो वायरिंग डायग्राम है इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है बेटा। यहाँ पे मेन एक तो बाईमेटेलिक स्ट्रिप होती है इस एमसीबी में, एक बेटा बाईमेटेलिक स्ट्रिप होती है, ठीक है। दूसरी एक यहाँ पे मैग्नेटिक कॉइल होती है, ठीक है। इस मैग्नेटिक कॉइल को एक्चुअल में सोलेनॉइड कहते हैं, ठीक है। एक मैग्नेटिक कॉइल होती है यहाँ पे मेन, जिस मैग्नेटिक कॉइल को हम सोलेनॉइड कहते हैं, नंबर 1। सेकेंड, यहाँ पे बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है, ये एक्चुअली एक मेटेलिक प्लेट होती है, ठीक है, जो दो डिफरेंट मेटल से बनी हुई होती है। ये आपको याद होगा, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये एक मेटल है, प्लेट है जो दो डिफरेंट मेटल से बनी है, ठीक है। बायोमेटेलिक स्ट्रिप सोलेनॉइड। जो बेटा ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप है ना, ये ओवर करंट के लिए हम यूज करते हैं, ये हमें ओवरलोड से प्रोटेक्ट करती है हमारे सिस्टम को, है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट। ये इसकी कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, आपको मैं यहाँ पे शॉर्ट में भी बताऊंगी, सी हियर। वेट,
मैं रफली बना रही हूँ सो दैट आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? ये कैसे फंक्शन जो है कैसे परफॉर्म करता है। बेटा मैंने ये सिंपल डायग्राम बनाई यहाँ पे समझाने के लिए, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए ये इनकमिंग सप्लाई करंट है, ये लाइन करंट आ रही है, ठीक है? और यहाँ पे इसको यहाँ जाना है, ये लोड है, ठीक है? ये लोड है, ठीक है? देखिए जो ही जब करंट आ रही है, सी हियर, मैं इसको इस एरो से बता रही हूँ, ठीक है? जब करंट आई ना यहाँ से जब फ्लो हुई, ये बेसिकली कॉन्टैक्ट है, ठीक है? जो ही जब करंट फ्लो हुई, करंट यहाँ से आई इन कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, जब यहाँ पे पहुंची तो वो इसने ऐसे पाथ कंसिडर किया, ठीक है? अब करंट यहाँ गई, फाइनली यहाँ पे पहुंची, उसके बाद ये इस सोलेनॉइड में फ्लो होगी। मतलब ये आयरन मटेरियल है, उसके ऊपर हम एक कॉइल वाइंड करते हैं दैट रिप्रेजेंट्स द सोलेनॉइड, ठीक है बेटा? अब यहाँ पे ये है ना नॉर्मल कंडीशन, मान लीजिए ये कितनी है 10 एम्पियर है, ठीक है? 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, इसमें भी अकॉर्डिंगली यहाँ से होके गई ये फ्लो हुई, ठीक है? यहाँ पे लोड होगी। बेटा जो इस 10 एम्पियर करंट पे जो ये बायमेटालिक स्ट्रिप है ना यहाँ पे, ऑब्वियसली इसमें टेम्परेचर डेवलप हुआ लेकिन उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ, मतलब विद इन लिमिट्स डेवलप हुआ। और अकॉर्डिंगली इस सोलेनॉइड में जो करंट की वजह से यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, वो भी उतना ज्यादा नहीं है कि इस वाले मैग्नेट को वो अपनी तरफ से अट्रैक्ट करेगा। ये नॉर्मल कंडीशन है। अब यहाँ पे 10 के बदले बेटा जब 15 एम्पियर करंट फ्लो हुई ना, क्या जब 15 एम्पियर करंट फ्लो हुई तो क्या होगा, अगेन यहाँ पे कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है? लेकिन वो फ्लक्स उतना सफिशिएंट नहीं है कि वो इस आयरन मटेरियल को, बेसिकली यहाँ पे प्लंजर है, ठीक है? तो इसको ये अपनी तरफ से अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जब यहाँ पे जो ये 15 एम्पियर करंट फ्लो हुई ना, लेकिन जब ये इस वायर में फ्लो हुई तो उस केस में क्या हुआ, जो हमारी बायमेटालिक स्ट्रिप है यहाँ पे, ये क्या होगी, ये बेंड हो जाएगी। बेंड मीन्स यहाँ इसकी ओर आ जाएगी, इस सर्किट की ओर मान लीजिए आप भी सर्किट की ओर, ठीक है? इस वाले को हम कहते हैं ट्रिप सर्किट। ये हमारा लैच मैकेनिज्म है। तो क्या होगा बेटा, जो ही ये स्ट्रिप इस पे गिरेगी तो यहाँ से जो ये लैच मैकेनिज्म है ये क्या करेगा, ये इस कॉन्टैक्ट को ओपन करेगा। आई एम अगेन रिपीटिंग, 10 एम्पियर के केस में ना बायमेटालिक स्ट्रिप में कुछ चेंज हो रही थी, ना यहाँ पे जो फ्लक्स हुआ था वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। लेकिन अब 15 एम्पियर जब करंट फ्लो हुई तो यहाँ पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ ना, अगेन उसने कोई अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, मतलब उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है कि वो इस मैग्नेट को अपनी तरफ से लाएगा, ठीक है? लेकिन जो ये बायमेटालिक स्ट्रिप है ना यहाँ पे, इसमें टेम्परेचर बढ़ गया। जब इसमें टेम्परेचर बढ़ गया, इसकी डिफॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब पहले ये स्ट्रेट थी, अब ये बेंड हो जाएगी। अब ये बेंड किसकी ओर हो गई, जो ये वाला मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये ट्रिप सर्किट है, ये इसकी ओर बेंड हो गई। जब ये इसकी ओर बेंड हो जाएगी, ठीक है, तो ये जो ट्रिप सर्किट है ये इसकी तरह कंटैक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा? अब जब ये ट्रिप सर्किट इसकी तरह कंटैक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सर्किट में चेंज हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो ये दो कंटैक्ट्स है ना, ये ओपन हो जाएंगे। ये कैसे मैकेनिज्म इसका होगा, सी है, मैं शॉर्ट में ये बनाऊंगी, ये ऐसे रहेगा, मतलब ये थी ना लाइन,
यहाँ पे था सप्लाई लाइन के साथ है ना एक कांटेक्ट, जो ऊपर वाला कांटेक्ट ऐसे ओपन हो जाएगा, ये ऐसे ओपन हो जाएगा। इसके साथ क्या है, जो ये लैच मैकेनिज्म है, ये ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये वाला है रेड कलर का, ये भी क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और आप खुद ही देखिए फिर जो ब्लैक वाली है वो भी यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गई। आप खुद ही देखिए यहाँ पे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैरियर क्रिएट हो गया। मतलब जो ये वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हुआ। यहाँ से भी ये इस कांटेक्ट से डिस्कनेक्ट हुआ और यहाँ पे भी ये इस लाइन से क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हुआ। तो इस वजह से आपने देखा ट्रिप हो गया और हमारा जो एमसीबी है वो क्या हो जाता है, वो नीचे की ओर आ जाता है। जो ये नोब है ना यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, ये नीचे की ओर आ जाएगा। जो लैच मैकेनिज्म है मतलब वो इसको रिलीज करेगा और जो ये नोब है ये नीचे की ओर आ जाएगी, टिक हो जाता है। तो एक्चुअल में उस टाइम पे यही सब होता है अंदर। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको ऐसे ऊपर की ओर लेते हैं और ये दो कॉन्टैक्ट्स जो है ये इसी तरह से अगर 100 एम्पियर करंट फ्लो होगी, ठीक है, जब 100 एम्पियर करंट फ्लो होगी तो ऑब्वियसली बायमेटेलिक स्ट्रिप तो ऑलरेडी मेल्ट हुई है। उस केस में बेटा क्या होगा, यहाँ पे 100 एम्पियर करंट जब फ्लो हो जाएगी तो यहाँ पे सी है, जब 100 एम्पियर करंट यहाँ पे फ्लो होगी तो यहाँ पे इतना ज्यादा फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ खींचेगा। ऑब्वियसली जब ये दो आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे ट्रिप सर्किट क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंगली ट्रिप सर्किट जो है वो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से एमसीबी जो है वो प्रोटेक्ट करता है सर्किट को ओवरलोड से भी और शॉर्ट सर्किट से भी। ये समझ आया सबको? हाँ बेटा, यस सर नो, जल्दी, ये समझ आया? Yes, ma'am. नेक्स्ट है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। कल पढ़ेंगे। सॉरी, मुझे अब पता चला। बेटा मैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की बात कर रही हूँ। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो है ये डिटेक्ट करता है अर्थ लीकेज फॉल्ट। ये अर्थ लीकेज को डिटेक्ट करता है, या आप बता सकते हो ये अर्थ लीकेज फॉल्ट को डिटेक्ट करता है और ये
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उस फॉल्ट के अगेंस्ट। अब ये अर्थ डिटेक्शन फॉल्ट होता क्या है, ठीक है। ये 3 पिन सॉकेट है, मैं सिंपल एग्जांपल बताऊंगी। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, मैं सिंपल प्रेस कर रही हूँ कपड़ों को, ठीक है। और जो मेरी प्रेस की लीड है, मान लीजिए उसमें क्या है, सिर्फ 2 ही टर्मिनल्स है। जो प्रेस का सॉकेट है ना, ठीक है, उसमें सिर्फ 2 ही है। एक है न्यूट्रल के लिए, एक है लाइव वायर के लिए, ठीक है बेटा। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने उठाया प्रेस की जो भी लीड है, मैंने वो किस में डाली, इन 2 में। ये प्रेस में कर रही हूँ, ठीक है बेटा, राइट। अब मान लीजिए किसी भी कारण, ठीक है, किसी भी कारण जो है यहाँ पे फॉल्ट आया, ठीक है, या जो सप्लाई आ रही है उसमें फॉल्ट आया, या यहाँ पे जो है कोई फॉल्ट आया, उसकी वजह से बेटा क्या हुआ, जो आपका ये सॉकेट था ना, ये पहले इंसुलेटिंग था, व्हाइट कलर का है ना बोर्ड, उसमें तो कोई कनेक्शन नहीं होता है, उसको आप हाथ लगा सकते हो। लेकिन क्या हुआ, अचानक से कोई फॉल्ट हुआ, इंटरनली वायरिंग में कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा, जो ये आपका बाहर वाला वो जो व्हाइट पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, वो कंडक्टिंग होगा। क्या होगा, ये कंडक्टिंग होगा, राइट। अब इसके साथ ही स्विच भी लगा के है, ठीक है, जिसको मैं ऑन ऑफ करती हूँ प्रेस को। अब बेटा इन केस हमने प्रेस कनेक्ट किया, अब मैं प्रेस कर रही हूँ, मतलब आप लोग कर रहे हो कोई भी, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, उसकी वजह से ये सारी बॉडी जो है इंसुलेटिंग बॉडी ये कंडक्टिंग हो गई है। अब मुझे नहीं पता है, मैंने क्या किया, मैं जो है मतलब हम करेंगे स्विच को ऑफ करेंगे बेटा। जो ही हम स्विच को ऑफ करेंगे, जितना भी ये कंडक्टिंग है ना, ये हमारे थ्रू पाथ बनेगा, ठीक है। ये जो है हमें मान चाहिए, हम जा रहे हैं इसको ऑफ करने के लिए, जो ही हमने इसको ऑफ किया, जो जितना भी ये कंडक्टिंग पाथ है, ये जो है शॉक लग जाएगा हमें, और जो ये करंट है ना, लीकेज करंट, बेसिकली ये लीकेज करंट अपना पाथ प्रोवाइड करेगी थ्रू द बॉडी ऑफ ह्यूमन टू द अर्थ। ऐसे देखो, क्योंकि हम तो ग्राउंड पे है, हमारे जो पैर है वो ग्राउंड पे है ना। अब हमने क्या किया, हमने हाथ लगाया इस स्विच को, जो ही मैंने इस स्विच को हाथ लगाया, जितनी भी लीकेज करंट थी वो अपना पाथ बनाएगी, वो जो हमारी बॉडी है वो उसको एज ए पाथ यूटिलाइज करेगी, और कहाँ जाएगी, ग्राउंड में जाएगी। तो रीजन क्या होगा, हमें यहाँ पे जो है वो शॉक लगेगा, ठीक है। जो भी ह्यूमन बॉडी होगी, वो ह्यूमन जो है वो उसको शॉक लगेगा। तो इसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, इसी शॉक को प्रोटेक्ट, मतलब इस शॉक से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे आप देखोगे बीच बीच में हम क्या करते हैं, वो थर्ड टर्मिनल भी यहाँ पे हम यूज करते हैं ना, अक्सर कहते हैं बेटा ये अर्थिंग के लिए है। वो क्या होता है, हाँ, अगर आपकी प्रेस को यहाँ पे, अगर आपकी प्रेस को यहाँ पे क्या था, थर्ड टर्मिनल भी है, ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे थर्ड टर्मिनल क्या किया है, यूज किया है, ठीक है, तो इन केस अगर जो है वो फॉल्ट यहाँ पे हो जाता, तो वो जो ये अर्थिंग है, ये वाला टर्मिनल, ये उस फॉल्ट को ग्राउंड कर देता, तो हमें शॉक नहीं लगता, ठीक है। हम कहते हैं ना कि 2 ही टर्मिनल इंपॉर्टेंट है, बट थर्ड टर्मिनल इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि वो जो ये थर्ड टर्मिनल है ना, अर्थिंग वाला टर्मिनल, जितनी भी जो ये लीकेज करंट है, वो इस लीकेज करंट का पाथ बनाता है थ्रू ग्राउंड, राइट। ये मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दी। अब मैं यहाँ पे इस सर्किट ब्रेकर का रोल बताऊंगी कि ये कैसे इस लीकेज को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। सी हियर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। यहाँ पे बेटा आप देखोगे ये 2 है इसके टाइप्स, करंट ऑपरेटेड एंड वोल्टेज ऑपरेटेड, ठीक है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वोल्टेज ऑपरेटेड वाला आपको सिंपल में समझाऊंगी, ये सर्किट ब्रेकर जो है ये कैसे ऑपरेट होता है, और ये कैसे जो है वो इस फॉल्ट को इंटरप्ट करता है, ठीक है। उसके लिए मैं मान लीजिए ये एक वायर है, ये फेज है, ठीक है, ये दूसरा क्या है बेटा, ये न्यूट्रल है, ठीक है, जो हमें घर में सप्लाई आ रही है, दिस इज द फेज, दिस इज द न्यूट्रल, राइट। फेज से एक कनेक्शन आ रहा है, एक कनेक्शन कहाँ से आया है,
न्यूट्रल से। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एक ये कॉन्टैक्टिंग सी है, ठीक है, जो ये बीच में मैंने यहाँ पे रखा ना, ये कॉन्ट्रैक्टर पिंस है, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट को क्लोज और ओपन करती है। ठीक है बेटा, मान लीजिए यहाँ पे हमारा लोड है कनेक्टेड, ठीक है, ये क्या है, हमारा लोड कनेक्टेड है। क्लियर बेटा, इस लोड के साथ आपने मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने एक बेटा रिले यूज की है, ठीक है, और रिले के साथ मैंने क्या किया है, यही सर्किट ब्रेकर यूज किया जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, जिसका नाम मैंने क्या रखा है, सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ठीक है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ डॉटेड लाइन, मींस ये सर्किट ब्रेकर का कनेक्शन है। ठीक है बेटा, ठीक है, मान लीजिए इसका ग्राउंड है और ये रिले का ग्राउंड है, ये फेज करंट है और ये वापस जो जा रही है दैट इज न्यूट्रल। चलो इसको मैंने एन से ना, देखो बेटा, इनिशियली ये हमारा लोड है, मान लीजिए ये प्रेसी है ना, नॉर्मल रनिंग कंडीशन में इस लाइव वायर से जो है वो पावर आ रहा है, ये दो मान लीजिए ये बंद है, ठीक है, ये यहाँ पे जो है कांटेक्ट है ये क्लोज है, यहाँ से सप्लाई आ रही है, लोड में जा रही है, ठीक है, लोड अपना काम करके फिर जो हमारी करंट है वो वापस जा रही है न्यूट्रल को। इस तरह से नॉर्मल रनिंग कंडीशन में जितनी हमारी फेज करंट थी उतनी बेटा क्या है, न्यूट्रल करंट वापस जा रही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉक का कोई कुछ नहीं है, ये नॉर्मल रनिंग कंडीशन है। आप मुझे बताएं, फॉर एग्जाम्पल फॉल्ट हुआ, लोड में ही कोई प्रॉब्लम होगी, लोड में ही अंदर से कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया या वायर में कुछ हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया बेटा, जो हमारी जो ये लोड है ना, इसकी बॉडी क्या हो गई बेटा, वो कंडक्टिंग हो गई। क्या हो गई, यहाँ पे ये कंडक्टिंग बॉडी हो गई। ठीक है, कंडक्टिंग बॉडी हो गई ना, तो इसका क्या मतलब है, मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पे जो ये है ये लीकेज करंट है, क्योंकि जो ये कंडक्टिंग बॉडी है इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है ये लीकेज करंट है इस पूरे कंडक्टिंग बॉडी में। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे सेम वही एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे कोई पर्सन आया, ठीक है, उस पर्सन के पैर जो है वो ग्राउंडेड है ना, अगर उस पर्सन ने इस लोड को हाथ लगाया तो उसको शॉक लगेगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, सी हियर, जो ही यहाँ पे जो ये लीकेज करंट है ना डेवलप हुई, ठीक है, तो कुछ जो लीकेज करंट है वो यहाँ जाएगी थ्रू ग्राउंड, ठीक है, और कुछ जो लीकेज करंट है वो कहाँ जाएगी, रिले में जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि रिले मैंने इसके साथ कनेक्ट किया है ना, इनिशियली जब हमारा फेज और न्यूट्रल सेम था तब रिले में कोई करंट फ्लो नहीं होती थी। अब जब यहाँ पे जो ये लीकेज करंट फ्लो हुई, सिंस लोड जो है वो रिले के साथ कनेक्ट है, तो ऑब्वियसली सम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो इन दिस वे। ठीक है बेटा, अब मुझे यहाँ पे आप बताए, अगर इस रिले में करंट फ्लो हुई ना, तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप। तो उस वोल्टेज ड्रॉप की वजह से रिले हमारी एक्टिवेट होगी। ये क्या एक्टिवेट होगी, ये सिग्नल, ये इस सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देती है। क्या सिग्नल देती है कि यहाँ पे एबनॉर्मल कंडीशन आई है, मतलब यहाँ पे लीकेज करंट जो है वो प्रोड्यूस हुई है। तो जब इस रिले ने सर्किट ब्रेकर को यहाँ पे सिग्नल दिया, ठीक है, तो ये सर्किट ब्रेकर बेटा क्या करेगा, ये इन दो लाइंस के जो भी कंट्रैक्टर पिंस है उसको ओपन कर देगा, मतलब यहाँ से ये फॉल्ट जो है सिस्टम इसको ओपन करेगा। इस तरह से आपने देखा, जो ही लीकेज करंट फ्लो हुई, रिले जो है वो एक्टिवेट हो गई। जो ही रिले एक्टिवेट हो गई, रिले ने किसको मैसेज दिया, सर्किट ब्रेकर को, इसी सर्किट ब्रेकर को क्या मैसेज दिया कि वहां पे फॉल्ट आया है, आप जो है इन कॉन्टैक्ट्स को मतलब आइसोलेट कर दो। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर क्या करता है, जो ये फेज की लाइन है और जो ये न्यूट्रल का है, इनको यहाँ पे ये ओपन करता है। जब ये ओपन करेगा तो पीछे से ही फिर यहाँ पे जो है सप्लाई नहीं जाएगी लोड को। इस तरह से इंसान जो है वो इस शॉक से प्रोटेक्ट होता है। बेटा ये आपको समझ आया? यस सर, नो? Yes, ma'am.
ठीक है, आज के लिए इतना ही करो। आई होप आप लोग भी मुझे लगता है एग्ज़ॉस्ट हुए हो, तो मैं फिर नेक्स्ट करूँ कंटिन्यू या फिर नेक्स्ट लेक्चर में करना है वाइंड अप? मैम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बेटा, फिर यहाँ तक समझ आया सबको? जी मैम। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? बेटा अगर है कन्फ्यूजन तो मुझे बताओ, ठीक है?